तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज की क्लास में पॉलिटी में वर्णित सभी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो मैं आज की क्लास में कराऊंगा और उनको बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। जो संविधान में जितने भी अनुच्छेद होते हैं उनकी जो भाषा होती है वो बहुत ही कठिन होती है, उनको याद करना और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हीं को मैं आज आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद भारतीय संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो आपको सभी याद हो जाएंगे और अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक कवर किया गया है। अनुच्छेद नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात जो भारत है, हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ होगा। भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद नंबर 1 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। जो भी नया राज्य भारत में मिलना चाहता है उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद नंबर 2 के तहत किया गया है। यानी कि कोई भी नया राज्य अगर भारत में प्रवेश कराएगा तो किस अनुच्छेद के तहत कराएगा? अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 3 कहता है राज्यों, इसमें नया नहीं होगा, राज्यों के नामों, सीमाओं तथा क्षेत्र में परिवर्तन। जो भी राज्य हमारे वर्तमान भारत में है उसमें जो भी उसके हम अगर नाम, सीमाओं तथा उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें हमें कौन से अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद नंबर 3 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है कि जो अनुच्छेद नंबर 2 और 3 है उनको हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 368 इसके बाहर रखा जाएगा। यानी कि नए राज्यों का प्रवेश और जो राज्यों के नामों, सीमाओं तथा क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, जो इसकी जो प्रक्रिया है उसको जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में दे रखी है उसके तहत नहीं किया जाएगा। इसको अनुच्छेद नंबर 4 के तहत किया जाएगा। क्योंकि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में दे रखी है वो उसमें कुछ ज़्यादा दिन लगते हैं। तो नया राज्य कोई मिलना चाहता है तो उसको हम ज़्यादा दिन तक नहीं मना कर सकते, इसलिए हम अनुच्छेद नंबर 4 के तहत उसको और आसानी से मिला लेते हैं। और जो प्रक्रिया 368 में दे रखी है उसमें थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है। इसमें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति देनी पड़ती है, फिर उसके बाद लोकसभा में, राज्यसभा में जो बिल पास होता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उस बिल को पास करते हैं। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया से बचने के लिए इसको अनुच्छेद नंबर 4 के तहत हम प्रयोग करते हैं। यानी कि जो भी अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में परिवर्तन होगा उसको अनुच्छेद नंबर 4 के तहत किया जाएगा। इसको 368 की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। भाग 2 नागरिकता। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक कवर किया गया है। यहाँ पर मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा। सभी अनुच्छेद याद करने भी नहीं है और नहीं हमें अनुच्छेद वो पूछे जाते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वही हमें याद करने हैं, उन्हीं को हमें समझना है। तो इसमें जो अनुच्छेद नंबर 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब संविधान बना था तो किन किन लोगों को नागरिकता दी जानी चाहिए, किन को नहीं दी जानी चाहिए, इसका वर्णन किसमें? अनुच्छेद नंबर 5 में। इसमें अनुच्छेद नंबर 5 में 3 बातें की हैं। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अगर उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो तो उसे भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ये अनुच्छेद नंबर 5 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद नंबर 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने के पश्चात भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 9 का मतलब नहीं, यानी कि अगर आपने कहीं विदेशी की नागरिकता अपना ली है तो आपसे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद नंबर 9 हो गया। उसके बाद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित सभी कानून संसद बनाएगी। जो भी नागरिकता संबंधित जितने भी कानून हैं वो संसद बनाएगी। और संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा? इसमें गृह मंत्रालय जो है वो नागरिकता से संबंधित सभी कानून बनाएगा। भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। इनका जो अनुच्छेद हैं वो 12 से 35 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद नंबर जो 12 है वो क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। यानी कि राज्य क्या है?
केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, जितनी भी सब गवर्नमेंट होती हैं वो सब क्या राज्य के अंतर्गत आती हैं, या फिर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। यहाँ पर ये नहीं कि राज्य का मतलब स्टेट से, स्टेट का मतलब नहीं, यहाँ ये बताया है कि जितने भी केंद्र सरकार हैं, राज्य सरकार हैं और जितने भी सरकारी अधिक कर्मचारी हैं वो सब किस में आते हैं, राज्य के अंतर्गत रखे गए हैं। तो अनुच्छेद नंबर 12 और अनुच्छेद नंबर 36 में जो राज्य की परिभाषा है वो एक समान ही है। देखते हैं अनुच्छेद नंबर 13, इसमें क्या दे रखा है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। देखिए जो संविधान में है वो भाषा थोड़ी सी कठिन दे रखी है, उसको मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। अनुच्छेद नंबर 13 ये कहता है कि जो भी संविधान बनने से पहले के नियम और संविधान के बनने के बाद के ऐसा कोई भी नियम नहीं बनेगा जो हमारे मूल अधिकारों को छीनता हो। अगर ऐसा वो नियम बनता है तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत समाप्त हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 13 के तहत। तो इसमें यही कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समानता का अधिकार, अनुच्छेद, इसमें समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून के समक्ष जो है समानता। कानून सभी के लिए क्या है, बराबर है, एक समान है। कानून की नज़र में सभी अमीर गरीब सब एक समान है। कानून सभी के लिए, सभी को समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद नंबर 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता, इसमें इसका अर्थ यही है कि कानून सभी के लिए बराबर है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर राज्य, यानी राज्य का मतलब क्या, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी लोकल गवर्नमेंट जितनी भी और जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकार संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगी। किसके आधार पर, धर्म, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद नंबर 15 यही कहता है। अनुच्छेद नंबर 16 में जो वर्णन है वो है लोक नियोजन की समानता, अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 16 में वर्णन किया गया है कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अर्थात अनुच्छेद नंबर 17 जो है वो छुआछूत को दूर करता है। अनुच्छेद नंबर 18 कहता है उपाधियों का अंत, अर्थात कोई भी व्यक्ति अब स्वयं उपाधि नहीं रख सकता। जैसे पुराने राजा थे वो कोई सुल्तान, बादशाह और बहुत सारी उपाधियाँ स्वयं क्या थे वो धारण कर लेते थे। तो जो उपाधियाँ थी उनका जो अब अंत है वो किस में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 18 के तहत। लेकिन जो कुछ पुरस्कार हैं वो हम ले सकते हैं, जैसे भारत रत्न है, पद्म पुरस्कार है, और जैसे कोई एजुकेशन से रैंकिंग है, वो सब क्या है हम उसको हम धारण कर सकते हैं। लेकिन हम उसको जो भारत रत्न है इसको हम क्या है अपने नाम के आगे यूज नहीं कर सकते। और कोई विदेशी सम्मान अगर हमें मिल रहा है तो उसको हम पहले राष्ट्रपति से क्या है अनुमति लेनी पड़ती है और उसके बाद हम उसको सम्मान को लेते हैं। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद नंबर 18 क्या है, उपाधियों के अंत के बारे में बताता है कि अब कोई व्यक्ति, भारत से संबंधित कोई व्यक्ति कोई उपाधि नहीं धारण करेगा। इसमें अनुच्छेद नंबर 18 में यही बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, जो अनुच्छेद 19 है वो कहता है कि अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, संचरण, निवास और व्यापार की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। अब बोलने की स्वतंत्रता है तो ये नहीं है कि किसी के खिलाफ कुछ बोल दें, दायरे में रहकर बोलने की स्वतंत्रता है। सभा करने की, शांति के साथ सभा करने की हमें स्वतंत्रता है। संगठन बना सकते हैं, संचरण यानी कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी वहाँ रहकर हम व्यापार भी कर सकते हैं, यानी कि ये स्वतंत्रताएं हमें अनुच्छेद नंबर 19 में दी गई हैं। इसी के तहत मीडिया का गठन हुआ। जो अनुच्छेद नंबर 19 है इसी के तहत किसका गठन हुआ है, मीडिया का गठन हुआ है। 20 में क्या बताया गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपराध करने के बाद हमें क्या क्या संरक्षण प्रदान किए गए हैं, ये अनुच्छेद नंबर 20 में बताया गया है। ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। इसमें 3 बातें कही गई हैं
कि अपराध के समय का कानून, यानी कि इसको हम एक उदाहरण समझते हैं कि जिस समय हमने अपराध किया हो, मान लो हमने अपराध 6 महीने पहले किया हो और उस समय चोरी करने की सज़ा जो है वो 5 साल की है, उसके बाद हमें सज़ा जो है वो 6 महीने बाद सुनाई जा रही है। तो हमें जो, और 6 महीने बाद क्या हो गया, उसका जो चोरी करने की सज़ा हो गई वो 10 साल हो गई। तो हमें जो सज़ा मिलेगी वो 5 साल की मिलेगी, क्योंकि हमने जो अपराध किया था वो उस समय किया था जिस समय चोरी करने की सज़ा थी वो 5 साल थी। यानी कि जिस समय हमने अपराध किया उसी के जो उस समय जो उसका कानून था उसी के अकॉर्डिंग हमें सज़ा दी जाएगी। इसमें एक बात ये कही गई अनुच्छेद नंबर 20 में। और दूसरी बात क्या कही इसमें, ये कहा कि एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा, यानी कि हमने अगर किसी अपराध के लिए एक बार सज़ा काट ली है तो हमें उस अपराध के लिए दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती। ये किस में कहा गया, अनुच्छेद नंबर 20 में ये बात कही गई है। इसमें एक बात और कही गई है कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम किसी व्यक्ति को बार बार टॉर्चर नहीं कर सकते कि अब खुद के विरुद्ध ही तू गवाही दे कि हाँ तूने ये काम किया है। तो हम खुद के विरुद्ध किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते। ये किस में दिया गया, अनुच्छेद नंबर 20 में। ये हमें क्या है, अपराध के बाद जो संरक्षण दिए गए। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें क्या है कि हमें जो है वो अपने समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। यानी कि हमें जो भी अच्छे पर्यावरण में अच्छा स्वास्थ्य के साथ जो है जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21 में दे रखा है। और हमारे प्राणों की रक्षा है, प्राणों का संरक्षण, वो अनुच्छेद नंबर 21 में इसका वर्णन किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि हम इसमें आत्महत्या भी नहीं कर सकते, यानी कि स्वयं अपने प्राण भी नहीं ले सकते। अगर कोई अन्य व्यक्ति आपके प्राण नहीं ले सकता तो हम स्वयं भी अपने प्राण नहीं ले सकते। ये अनुच्छेद नंबर 21 में साफ साफ बताया गया। और हमें एकांत में रहने का अधिकार, अच्छी नींद लेने का अधिकार और हमारी जो प्राइवेसी है उसका अधिकार सब अनुच्छेद नंबर 21 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का। ये क्या है, जो खा जो भी होते हैं वो सब बाद में जोड़े गए हैं। इसमें क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो प्रारंभिक शिक्षा लेने का अधिकार है, उनका क्या है, ये मौलिक अधिकार है। इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 21 का में किया गया। ये बाद में जोड़ा गया। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तब ये जोड़ा गया था। इसको मौलिक अधिकार क्यों बनाया है, इससे पहले ये अनुच्छेद नंबर 45 में भी रखा गया था। लेकिन जो अनुच्छेद नंबर 45 में है तो उसमें क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। उसमें जो है ये कोई सरकार माने या ना माने, कोई राज्य सरकार, तो उसका राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। हम इसके लिए किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन अगर इसे हम मौलिक अधिकार बना दिया हमने, तो अब इसको क्या है कि सभी के लिए ये ज़रूरी हो गया है। इसको मानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए इसको अनुच्छेद नंबर 21 के काम है, यानी कि मौलिक अधिकारों में रखा गया है। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 22, इसमें क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। गिरफ्तारी संरक्षण, अगर कोई किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है तो उसे अपने खिलाफ वारंट दिखाने का, पूछने का अधिकार है। और इसमें यह बताया गया है कि अगर, दूसरी बात यह है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत यात्रा का समय हटाकर किसी नज़दीकी न्यायालय में जज के सामने उसे पेश करना बहुत ही ज़रूरी है। ये अनुच्छेद नंबर 22 में बताया गया है। निवारक निरोध क्या है, ये तो जो होता है वो कोई भी अपराध है उसे करने के बाद गिरफ्तारी से संरक्षण है। निवारक निरोध क्या है, ये सिस्टम है यो कि किसी को मतलब अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। वो किसके तहत किया जाता है, निवारक निरोध के तहत। वैसे तो अनुच्छेद नंबर 22 जो है वो अपने आप में बहुत ही व्यापक है, लेकिन यहाँ सिर्फ हमें अनुच्छेद याद करने हैं, इसमें हमें इसके बारे में ज़्यादा समझना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, बलात्श्रम और मानव तस्करी से संरक्षण। तो इसमें क्या बताया कि बेगारी क्या होती है, जैसे हमने किसी से काम करा लिया और उसके बदले में क्या है, रुपये नहीं दिए। तो काम करा लिया, रुपये नहीं दिए, क्या हो गई, बेगारी हो गई। बंधुआ मजदूरी क्या होती है, किसी व्यक्ति पे हमारे रुपये आ रहे हैं, उसने हमारे पैसे नहीं लौटाए, और हमने उसे
अपने घर बुलाकर काम करवाया और उसके क्या है पैसे भी नहीं दिए, और जो उस पर पैसे आ रहे थे उनमें से कोई मतलब नहीं घटाया, वो पैसे भी उस पर बने रहे। तो ये क्या होती है, बजदो मजदूरी, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, सिर्फ वो फ्री में ही काम कर रहा है। बलात् श्रम क्या होता है, किसी से ज़बरदस्ती काम कराना, यानी किसी के व्यक्ति के मन में काम करने का नहीं है और उससे तुम ज़बरदस्ती काम करा रहे हो, क्या होता है बलात् श्रम। और मानव तस्करी क्या है, जो है व्यक्तियों जो बच्चों का या मानव का किसी का व्यापार होता है उसे मानव तस्करी कहते हैं। इससे जो हमारा अनुच्छेद नंबर 23 है वो संरक्षण प्रदान करता है। ये संरक्षण प्रदान करता है, अगर कोई तुमसे बेगारी कराए, बदो मजदूरी कराए, बलात् श्रम कराए, तो उससे क्या है हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। किसके तहत, अनुच्छेद नंबर 23 के तहत, और केस कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या है, जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है वो अनुच्छेद नंबर 22 और 226 के तहत जो भी इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है उनके तहत क्या है, रिट जारी करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खतरनाक काम से संरक्षण। यानी कि जो अनुच्छेद नंबर 24 है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम से संरक्षण प्रदान करता है। खतरनाक काम कौन कौन से हैं इसमें, एक तो कारखाने में काम नहीं करेंगे बच्चे 14 साल से कम आयु के, ये अनुच्छेद नंबर 24 में बताया गया है। और दूसरा, खदानों में काम नहीं करेंगे, ये अनुच्छेद नंबर 24 में इसका वर्णन है, इसे अच्छे से याद रख लें। धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी किसी धर्म को अंतःकरण करने की स्वतंत्रता है, धर्म को अबाध यानी किसी की रोक टोक से बिना रोके मानने की हमें क्या है, स्वतंत्रता है। और उसे प्रचार करने के भी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद नंबर 25 में दे रखी है। यानी कि इसमें जो है वो अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। यानी कि जो भी सामूहिक स्वतंत्रता है, जो भी कार्य समूह में किए जाते हैं धर्म से संबंधित, उनकी स्वतंत्रता किस में दे रखी है, अनुच्छेद नंबर 26 में दे रखी है। यानी किसी भी धार्मिक स्थल की स्थापना करना, उसके लिए धन जुटाना, ये सब क्या है, सामूहिक कार्य हैं। तो ये सब इसका जो अनुच्छेद दे रखा है वो अनुच्छेद नंबर 26 दे रखा है। और जो निजी स्वतंत्रता होती है व्यक्तिगत, उसका जो वर्णन दिया गया है वो अनुच्छेद नंबर 25 में किया गया है। किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की, उसका प्रचार करने की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद नंबर 25 में, और सामूहिक स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद नंबर 26 में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 27 का कहता है, धार्मिक कार्य में लगने वाला जो धन है वो टैक्स फ्री रहेगा। यानी कि जितना भी धन है वो धार्मिक कार्य में लग रहा है वो क्या है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 27 में साफ साफ दिया गया है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 28 क्या कहता है, कि पूर्णतः सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 28 में साफ साफ मना कर दिया है कि जो भी संस्थान, शिक्षण संस्थान है जो पूर्णतः सरकारी खर्च पर चल रहे हैं उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 28 में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद पर, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में इनका वर्णन है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनके हितों की जो रक्षा करने का अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 29 में दे रखा है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार। यानी कि जितने भी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपने शिक्षा संस्थानों और अपनी उसमें धर्म से संबंधित शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। जैसे कि जो मदरसा हैं वो और जितने संस्कृत कॉलेज हैं वो किसके तहत खोले गए हैं, अनुच्छेद नंबर 30 के तहत खोले गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है कि जब भी मूल अधिकारों का कोई हनन करेगा तो उसको अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है उसके खिलाफ क्या है, रिट जारी करेगा। रिट कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 32 है ये ही क्या है, सभी मूल अधिकारों का रक्षक है। इसी के तहत क्या है, सभी मूल अधिकारों की रक्षा होती है। इसमें 5 प्रकार की रिट दी गई हैं। चलो इसे हम बहुत जल्दी समझ लेते हैं क्या होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या दे रखा है इसमें, कि किसी बंदी को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे, गिरफ्तार करने के 24 घंटे बाद किसी नज़दीकी न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा। इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 2, ये क्या होती है, परम आदेश। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रिट है वो किन के खिलाफ जारी होती है, किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ ये रिट जारी होती है। कोई सरकारी कर्मचारी अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी होती है, परम आदेश। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैंडेमस। देखते हैं अगली रिट, अधिकार प्रक्षा, यानी कि किस अधिकार से आप, इसका मतलब है किस अधिकार से, यानी कोई भी कर्मचारी अपने पद पर किसी भी नकली दस्तावेज से लग गया है, यानी कि वो उसने झूठे कागज दिखा के वो चालाकी से लग गया और उसके खिलाफ जो है किसी ने केस दर्ज कर दिया, तो उसके खिलाफ एक रिट, सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करेगा कि इसकी जो रिट का नाम होगा अधिकार प्रक्षा, कि आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। क्यू वारंटो, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यू वारंटो। नंबर 4 देखते हैं, प्रतिषेध। जो नंबर 4 और 5 जो हैं वो जो भी रिट हैं वो दोनों ये है, वो उच्च न्यायालय जो है, कोई भी उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय के खिलाफ रिट जारी करता है। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है कि कोई भी न्यायालय अपने न्यायालय क्षेत्र के, जो न्यायालय क्षेत्र का बाहर का फैसला है वो सुना देता है, तो उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी होती है, प्रतिषेध। नंबर 5 है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है, ये फैसला सुनाने के बाद में किसी न्यायालय ने, निचले न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी भी जो केस है उसका फैसला सुना दिया, उसके बाद कौन सी रिट जारी की जाती है, उत्प्रेषण, और फैसला सुनाने से पहले प्रतिषेध। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसमें क्या दे रखा है, अनुच्छेद नंबर 36 में तो राज्य की परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, न्यायालय में परिवर्तनीय यानी कि इन्फोर्सेबल एवं बाध्य योग्य नहीं है, यानी कि जो राज्य की नीति निदेशक तत्व हैं वो परिवर्तनीय एवं बाध्य योग्य नहीं है, यानी कि हम इनको ज़बरदस्ती लागू नहीं करा सकते। लेकिन जो मौलिक अधिकार जो थे वो परिवर्तनीय भी थे और बाध्य योग्य भी थे, क्योंकि हम उनको ज़बरदस्ती लागू करा सकते हैं, वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व को ज़बरदस्ती लागू नहीं करा सकते। इसमें क्या राज्य की मर्जी है, वो आपके लिए लागू करें या नहीं करें। ये अनुच्छेद 37 में दे रखा है कि न्यायालय में जो है परिवर्तनीय एवं बाध्य योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, लोक कल्याण की अभिवृत्ति, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। देखिए जो भी लोक कल्याण की अभिवृत्ति है वो किस में दे रखी है, अनुच्छेद 38 में दे रखी है। इसमें 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 39, इसमें क्या दे रखा है, स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन, यानी इसमें समानता की बात कही गई है, यानी कि स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये इसकी जो वर्णन है वो किसमें किया गया है, अनुच्छेद नंबर 39 में किया गया है। तो अगर इसमें ये बात कही गई है, अगर कोई राज्य स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो वो हम उसके खिलाफ किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि ये किस में दिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में दिया गया है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है, सभी को समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कोई अगर जो भी विधिक सहायता है वो निःशुल्क दी जाएगी। किस में क्या वर्णन है इसका, अनुच्छेद नंबर 39 में इसका वर्णन है कि सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 40 में क्या, अनुच्छेद 40 में दे रखा है, तो ये कौन से हो गए, राज्य के नीति निदेशक तत्व हो गए। क्यों,
क्योंकि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से 51 तक है इनका वर्णन। तो 40 में, फिर इसमें अगर ये 40 में रखे गए थे तो फिर क्या था कि कोई राज्य इसे अपनाए या नहीं अपनाए, पंचायतों को अपनाए या नहीं अपनाए, उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड होगा। क्योंकि अगर नहीं अपनाएगा तो हम उसके खिलाफ कुछ केस तो नहीं कर सकते, नहीं न्यायालय सकते। तो इसको फिर क्या था, इसको रखा गया था अनुच्छेद 243 खा में रखा गया था, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हटाकर इसको अलग पहुंचा दिया। अब क्या हो गया, इसमें एक राज्य के लिए आवश्यक हो गया, क्योंकि राज्य को उसका फिर गठन करना क्या होगा, पंचायतों का आवश्यक होगा। जब तक ये अनुच्छेद 40 में थी, जब तक राज्य के ऊपर डिपेंड था वो इसको लागू करें या ना करें। अनुच्छेद 40 में दे रखा है इसका वर्णन, अनुच्छेद 243 ख में भी दे रखा है ग्राम पंचायतों का गठन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी कि जो कुछ, जैसे कि कुछ दशाएं से बुढ़ापा है, इसमें क्या हमें पेंशन पाने का भी अधिकार जो है बुढ़ापे में, और बुढ़ापे जो प्रौढ़ शिक्षा होती है उसे पाने का अधिकार, और जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको जो सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा, उनको सब पाने का अधिकार वो किसके तहत है, अनुच्छेद नंबर 41 के तहत दिया गया है। यानी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, इसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद 41 में दिया गया है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। इसमें क्या गया है कि व्यक्ति को व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही काम दिया जाना चाहिए। यानी कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसे बहुत ही हार्ड वर्क दे दिया वो उसका, तो क्या होगा, वो ये सही नहीं है। यानी कि काम की न्याय संगत उसके साथ नहीं किया जा रहा। अगर दूसरी बात कहें मानव उचित दशाओं, यानी कि व्यक्ति को व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही काम दिया जाना चाहिए, इसमें मानव की उचित दशाओं के अकॉर्डिंग। और इसमें प्रसूति सहायता का उपबंध क्या दे रखा है, मैटरनिटी लीव, जो मैटरनिटी लीव दी जाती है महिलाओं को, वो किसके तहत दी जाती है, अनुच्छेद नंबर 42 के तहत। यानी कि काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 42 में दे रखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। देखिए अनुच्छेद 23 कहता था बेगारी नहीं कराएंगे, किसी से फ्री में कोई काम नहीं कराएंगे। लेकिन अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कम से कम जो भी मजदूर होते हैं उनको इतनी मजदूरी तो हो, उनसे उनका जीवन यापन हो जाए। ये नहीं कि किसी से हमने 12 घंटे काम करा लिया और उसे 100 रुपये ही दे रहे हैं। अब इतनी महंगाई में 100 रुपये में क्या हो रहा है, तो कम से कम उसे क्या है कि निर्वाह की मजदूरी, जो उनको जीवन यापन है उसके लायक, तो उसके अकॉर्डिंग मजदूरी उसे दी जानी चाहिए। ये किस में दे रखा है, अनुच्छेद नंबर 43 में दे रखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये प्रावधान अनुच्छेद नंबर 44 में किया गया है। इसमें क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए क्या हो, समान कानून हो। वर्तमान में क्या है, सभी के लिए अलग अलग कानून दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता होनी चाहिए। इसका जो एक समान सिविल संहिता है वो वर्तमान में सिर्फ गोवा राज्य में ही चल रही है, बाकी किसी राज्य में इसका भी लागू नहीं हुई है ये। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। इसका वर्णन क्या है, अनुच्छेद 21 के का में भी दे रखा है। देखिए अगर अनुच्छेद 45 में इसे ही बना रहता ये, तो सिर्फ क्या था, राज्यों के ऊपर होता है डिपेंड, वो फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराएं या अनिवार्य शिक्षा कराएं या ना कराएं। लेकिन अगर इसमें 21 के काम में क्यों रखा जाए, ये मौलिक अधिकार बन गया। अब हमारा क्या हो गया, ये मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्या है, हम इसके खिलाफ, अगर कोई भी राज्य है या कोई स्कूल है, अगर हमें फ्री में शिक्षा या अगर प्राइमरी शिक्षा के लिए फीस के लिए कहता है, तो उसको क्या होगा, हम न्यायालय में जा सकते हैं उसके खिलाफ। अगर ये 45 में रहता तो हम इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि ये ना तो परिवर्तनीय है ना ही वाद्य योग्य है। तो इसलिए इसे 21 के काम में रखा गया और 45 में भी रखा गया है। तो इसमें क्या है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है बच्चों को वो निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। इसमें क्या दे रखा है, SC ST और कुछ दुर्बल वर्गों के शिक्षा और उनसे जो भी उनके अर्थ संबंधी हित हैं उनकी अभिवृद्धि के वर्णन
दिया रखा है, यानी कि ST ST के लिए विशेष प्रावधान इसमें दे रखा है अनुच्छेद नंबर 46 में। देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि हमें अच्छा भोजन और अच्छे जीवन जीने का अधिकार और लोक स्वास्थ्य, हमें स्वास्थ्य का भी अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का, ये किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, अच्छे भोजन लेने का अधिकार है हमें, व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है और जीवन स्तर को ऊंचा रखने का अधिकार भी है। तो किसका कर्तव्य है? राज्य का ये कर्तव्य होगा। इसमें किसमें दे रखा है? अनुच्छेद नंबर 47 में इसका वर्णन किया गया है। इसके तहत ही नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि भाई नशीली दवाओं पर प्रतिबंध और शराब पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है, तो वो अनुच्छेद 47 के तहत, क्योंकि इसमें हमें जीवन स्तर को ऊंचा रखना और लोक स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य। तो इसमें जो शराब है वो स्वास्थ्य को ख़राब करती है, और जितने भी धूम्रपान है तो उसको जो प्रतिबंध लगता है वो किसके तहत लगता है? अनुच्छेद नंबर 47 के तहत। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। यानी कि जो अनुच्छेद 48 है और 48 काम इसमें बहुत ही कन्फ्यूज बना रहता है। तो जो अनुच्छेद 48 है इसमें क्या दे रखा है? कृषि और पशुपालन का संगठन। जितने भी कृषि संबंधित उपकरण हैं उनको बहुत ही कम टैक्स उन पर लगाया जाएगा, और जितने भी खाद बीज हैं वो बहुत ही हमें सस्ते में उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य का ये क्या है? जिम्मेदारी है। और पशुपालन का संगठन, जितने भी दुधारू पशु हैं उनके बलि पर रोक लगाई जाएगी। ये भी क्या है? राज्य की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ये किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण करना तथा और उनका संवर्धन करना तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये सब क्या है? राज्य के कर्तव्य हैं। अगर राज्य का कर्तव्य पूछा जाएगा तो आएगा 48 का। अगर पूछा जाएगा व्यक्ति के कर्तव्य हैं तो उसमें क्या आएगा? मौलिक कर्तव्य में आ जाएगा। अगर उसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पर्यावरण का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है, किससे संबंधित है ये? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अगर उसमें पूछा जाएगा पर्यावरण का संरक्षण करना व्यक्ति का कर्तव्य है तो किसमें आ जाएगा? मौलिक कर्तव्य में। तो इसमें यही अंतर है। तो 48 का क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का ये कर्तव्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तु हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से जितनी वस्तु खोजी गई उनको संरक्षण करना क्या है? राज्य का कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जितने भी स्मारक हैं, पुरानी लाल किला है और ताजमहल है, ये सब क्या है? स्मारक के उसमें आते हैं। तो इनका जो संरक्षण करना किसका हित होगा? राज्य का ये कर्तव्य होगा। इसका वर्णन किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 49 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अब कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, इसका मतलब क्या है कि कार्यपालिका अपने आप में स्वतंत्र है और न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। यानी कार्यपालिका क्या है? जैसे पुलिस है, पुलिस का कार्य क्या है? सिर्फ व्यक्ति को गिरफ्तार करना। और न्यायपालिका का क्या है? जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उसको सज़ा सुनाना। अगर सज़ा सुनाने का काम कार्यपालिका का होता तो फिर क्या? भ्रष्टाचार होता। तो इसलिए क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का पृथक्करण है। ये अपने आप में स्वतंत्रता है और ये अपने आप में स्वतंत्र है। तो इसी में अनुच्छेद नंबर में क्या है? 50-50, आधा आधा कर दिया। यानी कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें दे रखा है? अनुच्छेद नंबर 50 में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, संधि हैं, उनका सब जो, और हमें सभी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनके साथ में क्या है? शांति के साथ रहना, ये सब, और उनके साथ सुरक्षा, और जितने भी जो संधि समझौते किए गए हैं उनका हमें शांति के साथ उनको निभाना। ये किसमें दे रखा है? अनुच्छेद नंबर 51 में दे रखा है। ये इसका वर्णन किसमें दे रखा है? अनुच्छेद नंबर 51 की अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांति से हम क्या करेंगे? निपटारा करेंगे। ठीक है, ये किसमें दे रखा है? अनुच्छेद नंबर 51 में इसका वर्णन दे रखा है। अनुच्छेद 4 जो भाग 4 का क्या कह रहा है?
ये सब जो थे भाग 4 में थे, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। उसके बाद इसका जो एक बाद में जोड़ा गया था मूल कर्तव्य, भाग 4 काम में जोड़े गए और 51 के काम में जब जोड़े गए थे तब ये कितने कर्तव्य थे मूल 10, वर्तमान में कितने हैं ये 11 कर्तव्य। तो इनका मूल कर्तव्यों का वर्णन किस में दे रखा है 51 के काम है। मूल कर्तव्य व्यक्ति संबंधित हैं और जितने भी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो राज्य से संबंधित हैं, तो इसको हम आसानी से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, भाग 5 केंद्र से संबंधित। जो भाग 5 है वो उसमें केंद्र के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि अनुच्छेद 52 के तहत सिर्फ ये होता है कि भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। इसका वर्णन किस में किया गया, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। यानी कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। अनुच्छेद किस में किया गया, 53 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान किस में दे रखा है, अनुच्छेद 60। यानी 7 से 60, 7 से शपथ किस में दे रखी है, अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 60 में किया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग क्या है, राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया। इसका वर्णन किस में दे रखा है, अनुच्छेद नंबर 61 में दे रखा है। क्या प्रक्रिया है, कैसे होती है, सब बाद में आगे पढ़ाएंगे, बता दिया जाएगा। सिर्फ इस समय अनुच्छेद याद कराने पर फोकस किया गया है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या है कि भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। इसका वर्णन किस में क्या रखा है, अनुच्छेद नंबर 64 में इसका वर्णन दे रखा है। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी कि जो किसी व्यक्ति को अगर कोई सज़ा मिली है तो उसमें राष्ट्रपति, उसमें क्या है, अगर हम राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति उसकी सज़ा को कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है या उसकी सज़ा को प्रकृति को चेंज कर सकता है। इसको 3 प्रकार के इसमें प्रावधान किया गया है। इसको किसके तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। तो राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है किसके तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। यानी कि जो राष्ट्रपति है उसको सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। वो किस में किया गया, अनुच्छेद नंबर 74 में इसका वर्णन है। यह अनुच्छेद 74 नहीं है, 76 है। कितना है ये, 76। इसमें कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। क्या होगा, भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी कौन होता है, केंद्र सरकार का वकील। जितने भी केंद्र सरकार के केस होते हैं वो कौन लड़ता है, भारत का महान्यायवादी लड़ता है। इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद नंबर 76 में किया गया है। अच्छे से इसे याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में क्या गया है, संसद का, इसको 3 को याद करते हैं लाइन से। सबसे पहले क्या है, संसद का गठन किस में दे रखा है, 79 में। संसद में कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं। सबसे उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा। तो संसद के बाद क्या आएगा, उच्च सदन। जो राज्यसभा की संरचना है वो किस में दे रखी है, अनुच्छेद 80। उसके बाद निम्न सदन आएगा, लोकसभा। लोकसभा का जो संरचना है वो किस में दे रखी है, अनुच्छेद 81। यानी कि हमें 3 अनुच्छेद लाइन से याद करने हैं, 79, 80, 81। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। पहले क्या आएगा, उच्च सदन। उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 93 में दे रखा है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यानी कि अनुच्छेद 93 में दे रखा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 105 क्या है, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति तथा विशेष अधिकार आदि। यानी कि जो संसद के सदन हैं दोनों, लोकसभा राज्यसभा, और उसके सदस्य, उसकी समिति होती है, संसद में समिति बनती हैं, लोकसभा प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, जो भी समिति दे रखी हैं, उनकी शक्तियाँ और उनके कुछ विशेष अधिकार हैं। उनका जो वर्णन किस में दे रखा है, अनुच्छेद नंबर 105 में दे रखा है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या कह रहा है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि कुछ दशाओं में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो कितने दे रखा है, अनुच्छेद नंबर 108 में दे रखा है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में क्या दे रखा है, धन विधेयक की परिभाषा, यानी कि कौन कौन से विधेयक धन विधेयक होंगे, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसको देखो अच्छे समझना, 117 में दे रखा है वित्त विधेयक, 110 में दे रखा है धन विधेयक। जितनी भी सरकार की धन अर्जित करने की जो प्रक्रिया है, जो भी जितने विधेयक होंगे वो क्या होंगे, धन विधेयक। जैसे टैक्स संबंधित, संचित निधि, जो सब क्या होंगे वो धन विधेयक होंगे। और जो इस पैसा जो हम सरकार के पास आ गया, इसको लगाने की, किसी काम में लगाने के जितने विधेयक होंगे, किसी कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए जो धन खर्च होगा वो किस में आएगा, वित्त विधेयक में। 117 यानी कि धन जो लाने की प्रक्रिया वो क्या होती है, धन विधेयक, और धन को उसको खर्च करने की प्रक्रिया क्या होती है, वित्त विधेयक। धन विधेयक 110 में दे रखा है। इसे कैसे याद करेंगे हम, मनी से याद कर लेंगे, ठीक है। एमओ बना लो, इसमें से बीच में से अगर हम इसे ये मिटा दें तो क्या बचा, ये 110 लग रहा है 110 की तरह। तो 110 में क्या दे रखा है, मनी, यानी कि एमओ, धन विधेयक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 112। इसमें क्या दे रखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी ये क्या है, बजट। बजट का जो बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, बजट की जगह क्या गया संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसका जो बजट का जो अनुच्छेद है वो कौन सा, अनुच्छेद 112। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 117 बता दिया मैंने, क्या है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। वित्त विधेयक क्या होते हैं, धन खर्च करने की जो जितने विधेयक होते हैं वो क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसका वर्णन किसने दे रखा है, अनुच्छेद नंबर 123 को। इसको आसान भाषा में समझें तो क्या है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो उस समय अगर कोई अध्यादेश जारी करना हो तो राष्ट्रपति स्वयं अकेला ही इस अध्यादेश को जारी कर सकता है। इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद दे रखा है, अनुच्छेद नंबर 123 में दे रखा है, ठीक है। इसे कैसे याद करेंगे, यानी कि जो संसद है, वैसे तो लोकसभा, राज्यसभा, और एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति, तीनों का काम राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, 123 के तहत। यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। अनुच्छेद 124 में क्या दे रखा है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान किसमें दे रखा है, अनुच्छेद नंबर 124 में दे रखा है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इसका मतलब ये है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। किसी भी ऐसा केस जो कि उसका वर्णन सीआरपीसी की धारा में नहीं है, उस पर कोई उच्चतम न्यायालय ने केस सुनाया तो उसी केस को ध्यान में रखकर उससे निचले न्यायालय हैं उसी के अकॉर्डिंग वो केस सुनाएंगे, यानी कि उसको अभिलेख मानकर उसका केस सुनाया जाएगा। तो जो उच्चतम न्यायालय है वो क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। इसका प्रावधान किस में दे रखा है, अनुच्छेद नंबर 129 में दे रखा है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए वो बाध्यकारी नहीं होगा। मान भी सकता है, नहीं मान सकता, वो राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करेगा। ये किस में दे रखा है, अनुच्छेद 143 में इसका प्रावधान दे रखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 148 भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यानी कि भारत के जितने भी धन संबंधी मामले, संचित निधि, लेखा जोखा जो भी है वो कौन रखेगा, उसका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसका प्रावधान रखता है। इसका वर्णन किस में दे रखा है, अनुच्छेद 148 में।
इसे क्या कहते हैं, CAG, कैग। इसका वर्णन किसमें, 148 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 155। इसमें क्या दे रखा है, राज्यपाल की नियुक्ति। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत, 155 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किसमें, 155 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 159, राज्यपाल द्वारा शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, जो भी उस राज्य का उच्च न्यायालय होगा उसका मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। ये ध्यान रखने की बात है। अनुच्छेद 161, इसमें क्या दे रखा है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लागूकरण की राज्यपाल की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति जो थी वो कितने में थी, ये अनुच्छेद 72 में। और ये राज्यपाल कितने में है, 161 में। बस राज्यपाल को जो है वो एक शक्ति प्राप्त नहीं है, वो फांसी की सज़ा को वो कम नहीं करा सकता, रुकवा नहीं सकता। और राष्ट्रपति जो फांसी की सज़ा को भी रुकवा सकता है। बस इसमें यही अंतर है, बाकी जो सज़ाएँ दोनों की समान हैं। बस इनका जो अनुच्छेद, राज्यपाल का जो अनुच्छेद 161 है और राष्ट्रपति का वो 72 दे रखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 163 क्या कहता है, राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद। यानी कि जो राज्यपाल है उसको सलाह और सहायता देने के लिए क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। ये इसका प्रावधान किसमें, 163 में। और राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 74 में दे रखा है। और राज्यपाल का अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 165, इसमें क्या दे रखा है, राज्य का महाधिवक्ता। यानी कि जो केंद्र में महान्यायवादी होता है वो राज्य में उसका जो काम करता है वो कौन करता है, महाधिवक्ता करता है। महान्यायवादी का प्रावधान अनुच्छेद 76 में, वही काम राज्य का महाधिवक्ता करता है। उसका प्रावधान कितने में, अनुच्छेद 165 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में क्या है, राज्य के विधानमंडल। जो राज्य के विधानमंडल है उसका जो प्रावधान है किसमें दे रखा है, 168 में। और केंद्र में क्या होता है, संसद होती है। विधानमंडल क्या होता है, संसद। संसद कितने दे रखी है, 79 में। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 169, विधान परिषद का गठन। यानी कि ये उच्च सदन हो गया राज्य का। केंद्र का उच्च सदन क्या होता है, राज्यसभा। उसका प्रावधान कितने में, 80 में दे रखा है। और जो विधान परिषद का गठन क्या होता है, 169 में। विधान परिषद जो वो सभी राज्यों में नहीं है, ये कुछ ही राज्यों में है। देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 170 क्या कहता है भाई, विधानसभाओं की संरचना। और केंद्र में क्या है इसकी जगह, लोकसभा। उसका प्रावधान कितने में दे रखा है, अनुच्छेद 81 में। और विधानसभा संरचना 170 में दे रखी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 213, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। देखिए जो शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में प्राप्त है, वही शक्ति राज्यपाल को 213 में प्राप्त है। ये कैसे होगी, इस एक को यहाँ से उठा के कहाँ रख दें, इसके बीच में रख दें, ठीक है। 213 यानी जो 123 राष्ट्रपति की शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, इस वन को उठा के इनके बीच में रख दें, क्या बन जाएगा, वो यहाँ से हटा के 213 बन जाएगा। तो 213 क्या हो जाएगा, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। कितने में, अनुच्छेद 213 में, से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 214 क्या कहता है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में क्या है कि राज्यों के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 216 क्या कहता है, उच्च न्यायालयों का गठन। सिर्फ ये कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, वो किस में गया है, 214 में। और अगर कहा है कि उच्च न्यायालयों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 222 का कहता है कि किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, यानी कि जो किसी एक राज्य का उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीश है, उसका किसी अन्य राज्य के न्यायालय में अंतरण या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये किस में दे रखा है, अनुच्छेद 222 में दे रखा है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 226 रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। यानी कि जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, और उच्चतम न्यायालय किसके तहत करता है? अनुच्छेद 232 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 प्रकार की रिट बताई थी मैंने इसमें, और जो उच्च न्यायालय है वो किसके तहत करता है? 226 के तहत, और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत क्या रिट जारी करता है, इसको ध्यान रखें। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का होना, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, यानी कि कोई 2 राज्य या 3 राज्यों के लिए क्या हो, एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किस में किया गया? अनुच्छेद नंबर 231 में। इसे कैसे याद रखेंगे हम? 2 या 2 से अधिक के लिए क्या, एक उच्च न्यायालय। कितना बन गया ये? 231। यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसका प्रावधान कितने में रखा है? अनुच्छेद 231 में दे रखा है। देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 233 क्या कहता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसका प्रावधान किस में दे रखा है? अनुच्छेद 233 में इसका प्रावधान दे रखा है। इसे आसानी से याद रख लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के उपबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। यानी कि जो राज्य सूची के विषय है उसमें जो वैसे तो साधारणतः तो जो राज्य सूची का विषय उस पर कौन कानून बनाएगा? वो राज्य बनाएगा, विधानमंडल। लेकिन राज्य के हित में अगर कोई कानून बनाना पड़े तो वो अनुच्छेद 249 में क्या है कि संसद राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। ये इसकी संसद की शक्ति किस में दे रखी है? अनुच्छेद 249 में इसका प्रावधान दे रखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 252 क्या करेगा? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। यानी कि 2 कोई राज्य हैं, वो उनमें कोई किसी बात को लेकर झगड़ा है तो उसमें संसद क्या है, उसके लिए विधि बना सकती है, और वो विधि अगर किसी अन्य राज्यों को पसंद आती है तो वो राज्य उस विधि को भी क्या कर सकता है? अपने यहाँ भी लागू कर सकता है। इसका प्रावधान किसने रखा है? 2 या 252 किसने रखा है? 252 अनुच्छेद में दे रखा है इसका प्रावधान। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। इसका प्रावधान किसने दे रखा है? अनुच्छेद 252 में। देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 280 में क्या दे रखा है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग का प्रावधान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 312 में क्या दे रखा है? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती हैं? IAS, IPS और IFS। जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं उनका सृजन का जो अनुच्छेद है वो किस में दे रखा है? अनुच्छेद 312 के तहत। और इसका जो प्रावधान है किसके पास है? विशेष अधिकार राज्यसभा के पास होता है। अखिल भारतीय सेवाओं का विशेष अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास। इसका जो अखिल भारतीय सेवाएं इसका वर्णन किस में दे रखा है? अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 315 में क्या है? लोक सेवा आयोग, यानी कि UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट PCS जो होते हैं वो UPSC और SPSC यानी कि लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। इसका जो वर्णन है वो किस में दे रखा है? 315 में इसका प्रावधान दे रखा है। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 324 इसमें क्या है? निर्वाचन आयोग, यानी कि जो भारत में निर्वाचन आयोग है उसका जो वर्णन किस में दे रखा है? अनुच्छेद 324 में। देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी कि लोकसभा में SC और STों की सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दे रखा है? अनुच्छेद 330 के तहत। ऐसी 2 के अंतर पे 30 है तो 32 में क्या राज्य संबंधित होगा? राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किस में दे रखा है? अनुच्छेद 332 में। अगर लोकसभा में पूछें, लोकसभा में SC और ST की सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 330। अगर पूछे विधानसभा में यानी कि राज्य संबंधित तो वो हो जाए 332। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 343 में दे रखा है संघ की राजभाषा। इस संघ की राजभाषा कौन सी होगी? इसका प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 343 में दे रखा है। संघ कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है? राजभाषा है। ठीक है, इसे ध्यान रखें इस शब्द को। अनुच्छेद 345 कहता है राज्य की राजभाषा या राजभाषा, यानी कि कोई राज्य की एक भी राजभाषा हो सकती है और अन्य भी एक से ज़्यादा भी राजभाषा हो सकती हैं। तो इसका प्रावधान किसमें रखा? अगर संघ की पूछें
तो 343, 2 का अंतर, राज्य मुझे 345। ठीक है, ध्यान से रखना आसान इसे अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए आपात आ गया इसमें। अनुच्छेद 352, 4 के अंतर में, ये 52 से स्टार्ट करना है, 52, 56, 60। 52 में क्या है, राष्ट्रीय आपात। पहले राष्ट्रीय आपात हो गया, फिर क्या, राष्ट्रपति शासन लग गया। अब राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर क्या होगा, पैसे की कमी हो गई, तो क्या होगा, वित्तीय आपात लग गया। पहले क्या होगा, राष्ट्रीय आपात, फिर क्या, राष्ट्रपति शासन, फिर वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल 352 दे रखा है, और राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगता है, अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद जो 360 है, इसका अभी तक भारत में एक भी बार प्रयोग नहीं किया, यानी कि वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगाया भारत में। अनुच्छेद 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 है, इसका जो इसमें क्या दे रखा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस में दे रखी है, अनुच्छेद 368 में। चलिए यहाँ पर वीडियो हमारी क्या होती है, समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।